बस इतने पैसों के साथ एक कपल ने अपने सपनों की दुनिया बसाने की कोशिश की थी। न कोई सहारा, न कोई पहचान और रहने के लिए घर भी नहीं, बल्कि एक तबेले के ऊपर बना छोटा सा कमरा। लेकिन उसी कमरे में जन्म लेती है एक ऐसी बच्ची जिसे ना सिर्फ करीबी ने परखा, बल्कि जिंदगी ने हर मोड़ पर गिराकर उठना भी सिखाया। कभी फुटपाथ पर सामान बेचने वाली ये लड़की एक दिन टीवी की दुनिया की सबसे बड़ी बहू बन जाती है, और फिर वही लड़की देश की राजनीति में ऐसा नाम बनाती है जिसे हर कोई जानता है। ये कहानी है स्मृति ईरानी की, जहां प्यार है, संघर्ष है, धोखा है, हार है और फिर एक ऐसी जीत जो हर किसी के बस की बात नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो आपको शुरुआत से आखिर तक बांध कर रखेगी। 23 मार्च 1976 के दिन दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल में शिवानी बागची और अजय मल्होत्रा के यहाँ पर एक बच्ची का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है स्मृति। ये बात 1970 के दशक की है, जब स्मृति के पिता अजय मल्होत्रा और माँ शिवानी बागची के बीच प्यार हो जाता है। अजय पंजाबी खत्री परिवार से थे और उनके माता पिता की पहले ही डेथ हो चुकी थी। वहीं शिवानी बागची बंगाली ब्राह्मण थी और अच्छे खासे परिवार से आती थी। शिवानी के माता पिता ने इस शादी के लिए एकदम से इनकार कर दिया था। अंत में अजय और शिवानी ने अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली और घर छोड़ दिया। इस वक्त दोनों के पास मात्र 150 रुपए थे। दिल्ली के मुनेरका में रहने वाले अजय के एक दोस्त ने अपने तबेले के ऊपर मौजूद एक कमरा इन दोनों को रहने के लिए दे दिया और इसी दौरान स्मृति का जन्म होता है। शिवानी और अजय के लिए दिल्ली में रहना महंगा पड़ रहा था, इसलिए दोनों स्मृति को लेकर दिल्ली से गुड़गांव शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये दिल्ली के मुकाबले थोड़ा सस्ता था और यहाँ पर अभी अभी आबादी का बसना शुरू हुआ था। अब स्मृति के पिता अजय मल्होत्रा दिल्ली के धौला कुआं में मौजूद एक आर्मी क्लब के बाहर किताबें बेचने के लिए जाते थे और शाम को बस से वापस गुड़गांव लौट जाते थे। कभी कभी स्मृति भी अपने पिता अजय के साथ अक्सर धौला कुआं जाती और आते जाते आर्मी अफसरों को देखा करती थी। इधर घर चलाने के लिए स्मृति की मां शिवानी ने घर घर जाकर मसाले बेचना शुरू कर दिया था। आगे चलकर शिवानी ने ताज मानसिंह होटल में हाउसकीपिंग के तौर पर भी काम करना शुरू कर दिया, जहां वो बाथरूम साफ करती थी और फर्श साफ किया करती थी। स्मृति के बाद उनकी मां शिवानी को 2 और बेटियां होती हैं, लेकिन कोई बेटा नहीं होता। इसके कारण उन्हें अपने आसपास के लोगों से तंज सुनने पड़ते थे। आर्थिक तंगी और अन्य कारणों से शिवानी और अजय के बीच भी अब झगड़े होने लगे थे। साल 1983 आते आते स्मृति की मां शिवानी को घर से लेकर दूसरी जगह चली जाती है। इस वक्त स्मृति की उम्र मात्र 7 साल थी। अब शिवानी को गुड़गांव वाला घर छोड़कर दोबारा दिल्ली शिफ्ट होना पड़ता है। स्मृति भी अपने नाना नानी के यहाँ दिल्ली में रहने लगती हैं। स्मृति के नाना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सदस्य थे, इसलिए स्मृति की मां शिवानी भी आरएसएस की राजनीतिक पार्टी जनसंघ से जुड़ जाती हैं। स्मृति की 5वीं तक की पढ़ाई एक टेंट वाले स्कूल में हुई, जिसे उनके नाना और आरएसएस के अन्य स्वयंसेवकों ने शुरू किया था। वहीं पास में ही एक होली चाइल्ड ऑक्सिलियम स्कूल था। इसी स्कूल में 6ठी कक्षा में स्मृति को एडमिशन मिल जाता है। इस स्कूल को कैथोलिक नन्स चलाती थी। इसी बीच स्मृति के नाना की डेथ हो जाती है। इस वक्त स्मृति की उम्र 13 या 14 साल थी। इन्हीं दिनों स्मृति के माता पिता ने अपने रिश्ते को लेकर एक और मौका देने का फैसला लिया और साथ रहने लगते हैं। 16 साल की उम्र आते आते स्मृति ने दिल्ली के जनपद में मौजूद फुटपाथ पर क्रिकेटर मनोज प्रभाकर की कंपनी के ब्यूटी प्रोडक्ट बेचने शुरू कर दिए, जिसके लिए उन्हें रोजाना 200 रुपए मिलते थे। मनोज प्रभाकर याद है? क्रिकेटर, ऑफ कोर्स ओपनर। हाँ, तो उनकी एक ब्यूटी कंपनी खुली थी नेचुरेंस की। उनको माल सड़क पर बेचने वाला कोई चाहिए था, कोई ऐसा जो गलियों में घूम घूम कर या फुटपाथ पर बैठकर उनका माल बेच सके। दिहाड़ी थी 200, लेकिन जब किसी ने स्मृति के पिता से ये शिकायत कर दी कि उनकी बेटी फुटपाथ पर सामान बेच रही है, तो उन्होंने स्मृति को अपने कुरियर के काम में साथ में लगा लिया। अब स्मृति हर सुबह आनंद विहार आईएसबीटी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और पालम एयरपोर्ट से सामान उठाती और फिर ऑफिस जाकर उनकी एंट्री करती। साल 1993 में स्मृति की 12वीं पूरी हो गई। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से बीकॉम में एडमिशन ले लिया, लेकिन स्मृति का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था और 18 साल की होने के बाद अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हाथ आजमाने के लिए मुंबई चली आती हैं। मुंबई में स्मृति की कोई जान पहचान नहीं थी और ना ही कोई गॉडफादर था। यहाँ सबसे पहले स्मृति ने मॉडलिंग में हाथ आजमाना शुरू किया। इसके साथ ही वो थिएटर और नाटकों में भी काम करने लग जाती हैं। इसी बीच एक दोस्त के चैलेंज पर स्मृति ने 1998 के मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के लिए अप्लाई कर दिया।
इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उन्हें मिस इंडिया कॉन्टेस्ट से इनविटेशन भी आ जाता है। इस कंपटीशन में स्मृति टॉप 5 में पहुंच जाती हैं, लेकिन जीत नहीं पाती। मुंबई में रहते हुए स्मृति ने कई टीवी शोज के लिए ऑडिशंस दिए, लेकिन हर जगह उन्हें रिजेक्शन ही मिला। इसलिए स्मृति ने बांद्रा में मौजूद मैकडॉनल्ड्स में एक आउटलेट में काम करना शुरू कर दिया, जहां पर वो टेबल साफ करने का काम भी किया करती थी। इन्हीं दिनों स्मृति की मुलाकात होती है पारसी बिजनेसमैन जुबीन ईरानी से और एक पारसी लड़की मोना से। धीरे धीरे तीनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसी बीच मोना को जुबीन से प्यार हो जाता है और जल्द ही दोनों ने शादी कर ली। वहीं स्मृति अपने करियर पर फोकस करने लग जाती हैं। 1998-99 आते आते स्मृति को टीवी इंडस्ट्री में छोटे मोटे काम मिलने शुरू हो जाते हैं। वो मीका सिंह के एक म्यूजिक वीडियो में भी नजर आई, सैनिटरी पैड का ऐड करती हुई नजर आई। लेकिन स्मृति के करियर में सबसे बड़ा टर्न आता है जब उन्होंने ओलाला नाम का एक शो होस्ट किया। इस शो को पहले फेमस एक्ट्रेस नीलम कोठारी होस्ट कर रही थी, लेकिन वो एक दिन बीमार पड़ जाती हैं। इसके बाद इस शो को होस्ट करने का मौका मिला स्मृति को। वहीं एकता कपूर की मां शोभा कपूर ने स्मृति को देखा और वो स्मृति की स्क्रीन प्रेजेंस से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती हैं। इस वक्त एकता अपने प्रोडक्शन हाउस बालाजी टेलीफिल्म्स के लिए एक नया सीरियल बना रही थी, जिसका नाम था क्योंकि सास भी कभी बहू थी, जिसके लिए एकता कपूर को एक लीड एक्ट्रेस की तलाश थी। एक ऐसी एक्ट्रेस जो आदर्श भारतीय बहू का किरदार निभा सके, जो संस्कारी दिखे और जिसमें सैक्रिफाइस करने की भावना हो। इस तरह से ये रोल मिलता है स्मृति को और उन्हें तुलसी वीरानी का लीड रोल करने के लिए साइन कर लिया जाता है। एकता कपूर ने स्मृति का ऑडिशन भी नहीं लिया था और उन्होंने बस स्मृति को देखा और साइन कर लिया। और इस तरह 3 जुलाई साल 2000 के दिन स्टार प्लस पर क्योंकि सास भी कभी भी बहू थी सीरियल शुरू हो जाता है। इस शो ने धीरे धीरे पॉपुलैरिटी पकड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही तुलसी वीरानी घर घर में पहचानी जाने लगी और एक सुपरस्टार एक्ट्रेस बन गई। इस शो के लिए इन्हें हर साल बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलने लगा। आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि ये शो 8 साल तक चला था, यानी कि साल 2000 से साल 2008 तक, और इसके 1800 से ज्यादा एपिसोड बने। ये उस वक्त इंडिया का सबसे लंबे समय तक चलने वाला और सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो था, जिसे हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और बंगाली भाषा में भी डब किया गया था। इस शो के लिए स्मृति को कई अवार्ड्स मिले थे। उन्होंने लगातार 5 साल तक इंडियन टेलीविजन की बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। इसके बाद तो स्मृति इंडिया की सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाली कीवी एक्ट्रेस और भारत की सबसे पसंदीदा बहू बन जाती हैं। हर कोई चाहता था कि उनकी बहू तुलसी वीरानी जैसी हो। उस समय शादी के कार्ड छपते थे, जिस पर लोग लिखवा दिया करते थे कि हमारी बहू तुलसी वीरानी जैसी होनी चाहिए। इन्हीं दिनों जब स्मृति क्योंकि सास भी कभी बहू में काम कर रही थी, तभी एक बार फिर उनके रास्ते जुबीन ईरानी से टकरा जाते हैं। स्मृति को पता चला कि उनकी दोस्त मोना और जुबीन का तलाक हो गया है। इसके बाद जुबीन और स्मृति के बीच फिर से बातचीत होने लग जाती है और उनकी पुरानी दोस्ती फिर से जिंदा हो जाती है। इस तरह जुबीन ईरानी और स्मृति ईरानी ने शादी करने का फैसला कर लिया। जुबीन और मोना की बेटी को भी स्मृति ने अपनी बेटी की तरह एक्सेप्ट कर लिया। मार्च 2008 में स्मृति और जुबीन ने बंगाली रीति रिवाज से शादी कर ली। इस तरह स्मृति बन जाती हैं स्मृति ईरानी। शादी के कुछ महीने बाद ही अक्टूबर साल 2001 में स्मृति और जुबीन को एक बेटा होता है, जिसका नाम रखा जाता है जौहर। साल 2003 में स्मृति ईरानी दोबारा से प्रेग्नेंट होती हैं। इसीलिए क्योंकि सास भी कभी बहू थी की शूटिंग मुंबई में ना होकर पालमगढ़ जिले में मौजूद जुबीन ईरानी के फार्म हाउस पर की जाती है। उस वक्त अफवाहें उड़ने लगी कि कांग्रेस के किसी नेता ने स्मृति ईरानी को कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया है। जब ये बात महाराष्ट्र बीजेपी की नेता मनीषा चौधरी तक पहुंची, तो वो स्मृति ईरानी के पास गईं। उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दे दिया। मनीषा कुछ महिलाओं को साथ लेकर फार्म हाउस पर पहुंची और स्मृति से इस बारे में बात करती हैं। स्मृति ने भी उनसे कहा कि उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी का काम पसंद है। इसके बाद मनीषा ने स्मृति ईरानी और महाराष्ट्र भाजपा के सबसे बड़े नेता प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे के बीच एक मीटिंग अरेंज करवाई। इसके बाद स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी में शामिल करने की तैयारियां शुरू हो गईं। प्रमोद महाजन उस वक्त टीवी और बॉलीवुड के बड़े स्टार को बीजेपी के साथ जोड़ रहे थे। स्मृति भी अब प्रमोद महाजन के करीब थी और उन्होंने ही स्मृति को मेंटर करना शुरू कर दिया। 15 नवंबर साल 2003 के दिन स्मृति ईरानी बीजेपी में शामिल हो जाती हैं। यहाँ पर कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब स्मृति से सोनिया गांधी के बारे में एक सवाल पूछा गया, तो स्मृति ने कहा कि सभी महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, लेकिन हमारा आत्मसम्मान हमें ये सोचने की इजाजत नहीं देता कि विदेश में जन्मी महिला हम पर राज करें। इस एक बयान से स्मृति ने साफ कर दिया था कि वो केवल स्टार पावर के लिए बीजेपी में नहीं है, बल्कि उन्हें बीजेपी की राजनीति की अच्छी खासी समझ है। इन्हीं दिनों स्मृति ईरानी की बेटी होती है, जिसका नाम रखा जाता है जोस। पार्टी में शामिल होने के कुछ महीने के अंदर ही साल 2004 में ही स्मृति ईरानी को महाराष्ट्र बीजेपी की यूथ विंग का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। इधर साल 2004 में ही देश भर में लोकसभा चुनाव हो रहे थे। इस चुनाव में बीजेपी ने स्मृति ईरानी को दिल्ली की चांदनी चौक सीट से उतार दिया, जहां उनका
मुकाबला था कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल से। स्मृति की लोकप्रियता का फायदा उठाने के लिए भाजपा ने घर घर की रानी तुलसी विरानी का नारा दिया, लेकिन ये नारा काम नहीं आया। कपिल सिब्बल ने 12,27,000 वोट पाए और स्मृति ईरानी को 47,981 वोट मिले थे। इस तरह अपने पहले चुनाव में स्मृति ईरानी की बुरी हार हो जाती है। इस हार के बावजूद बीजेपी ने स्मृति ईरानी को अपनी पार्टी की सेंट्रल कमेटी का मेंबर बनाए रखा। स्मृति की तरह ही साल 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की भी बुरी हार हो जाती है। बीजेपी के कई बड़े नेताओं और खुद अटल बिहारी वाजपेयी का मानना था कि ये हार गुजरात दंगों के कारण हुई है। ऐसा मानने वाले नेताओं में स्मृति भी शामिल थी। उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। दिसंबर 2004 में स्मृति ईरानी सूरत में एक ज्वेलरी स्टोर पर उद्घाटन करने पहुंची थी। यहीं पर मीडिया से बात करते हुए स्मृति ईरानी ने ऑन कैमरा अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त हमला कर दिया। स्मृति ईरानी ने लोकसभा चुनाव में हुई भाजपा की हार को गुजरात दंगों से जोड़ते हुए कहा कि मोदी ने बीजेपी और गुजरात की छवि को खराब कर दिया है। स्मृति ईरानी यहीं पर नहीं रुकी। उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर मोदी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते तो वो 25 दिसंबर, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन का दिन है, उस दिन से भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगी और आमरण भूख हड़ताल करेंगी। इस वक्त बीजेपी दो खेमों में बढ़ गई थी। एक खेमा अटल बिहारी वाजपेयी और प्रमोद महाजन का था और दूसरा खेमा लाल कृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं का था। माना जाता है कि स्मृति ने यह बयान वाजपेयी को खुश करने के लिए दिया था। उस वक्त स्मृति का समझना था कि बीजेपी में सबसे ज्यादा ताकतवर अटल बिहारी वाजपेयी ही हैं। स्मृति के इस बयान पर खुद आडवाणी ने नाराजगी जताई। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी स्मृति का साथ नहीं दिया और कहा कि मोदी को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। बीजेपी ने स्मृति को साफ कर दिया कि वो या तो अपना बयान बदल लें या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्मृति को समझ आ गया कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और उन्होंने उसी शाम अपना बयान वापस ले लिया। इसी हफ्ते स्मृति ईरानी दिल्ली जाकर आडवाणी से मिलती हैं और उनसे माफी मांग लेती हैं। इसके बाद आडवाणी ने मोदी और स्मृति के बीच सुलह करा दी। स्मृति के बयान के लगभग 2 महीने बाद आडवाणी ने अपने घर पर एक डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रखी जिसमें स्मृति ईरानी भी शामिल हुई। यहीं पर स्मृति ने झुककर मोदी के पैर छुए और मोदी ने भी उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और गुजरात की बेटी कहा। मोदी ने भले ही स्मृति ईरानी को माफ कर दिया हो और ऊपर से भले ही ये सब लग रहा हो कि सब ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था। वाजपेयी की तबीयत खराब होने और मई साल 2006 में प्रमोद महाजन की हत्या के बाद बीजेपी में स्मृति की स्थिति और खराब होती चली जाती है और इन्हें साइडलाइन कर दिया जाता है। अब स्मृति ईरानी ने दोबारा से टीवी इंडस्ट्री में अपने करियर को सेव करने की कोशिश शुरू कर दी थी। स्मृति ने अपने पति जुबीन ईरानी के साथ मिलकर अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोल लिया और खुद के शोज प्रोड्यूस करने लग जाती हैं। इसी बीच स्मृति ईरानी क्योंकि सास भी कभी बहू थी में भी काम कर रही थी, लेकिन साल 2007 में स्मृति ईरानी ने क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल छोड़ दिया। अब क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल गौतमी कपूर ने स्मृति ईरानी की जगह ले ली और तुलसी का रोल करने लगी, लेकिन स्मृति के जाने के बाद इस शो की रेटिंग लगातार गिरने लग जाती है। दूसरी तरफ स्मृति ईरानी के प्रोड्यूसर बनने का फैसला भी सही साबित नहीं हुआ। उनके प्रोडक्शन हाउस के शोज वारिस, विरुद्ध और थोड़ी सी जमीन थोड़ा सा आसमान की तारीफ हुई जरूर, लेकिन उन्हें क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसी सफलता नहीं मिली। इन परिस्थितियों में स्मृति 8 महीने बाद साल 2008 में क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल में वापस लौट आती हैं, लेकिन शो की रेटिंग फिर भी गिरती ही रही और साल 2008 में इसे बंद कर दिया जाता है। अपने टीवी करियर में गिरावट के बीच स्मृति ईरानी अपने राजनीतिक करियर पर ध्यान देने लग जाती हैं। नितिन गडकरी से नजदीकी के चलते उन्हें महाराष्ट्र बीजेपी के महिला मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया जाता है। इधर साल 2009 में देश भर में लोकसभा चुनाव शुरू हो जाते हैं। इस चुनाव में स्मृति ईरानी को टिकट तो नहीं दिया गया, लेकिन वो बंगाली, हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश कई भाषा बोल सकती थीं, जिसका फायदा उठाने के लिए बीजेपी ने उनसे देश भर में प्रचार कराया। हालांकि इन चुनावों में भाजपा की बुरी हार होती है और कांग्रेस गठबंधन ने सरकार बना ली। इधर साल 2009 में ही नितिन गडकरी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। इसके 1 साल बाद ही साल 2010 में स्मृति ईरानी को बीजेपी महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है। जब साल 2011 में गडकरी गुजरात के राज्यसभा सांसद चुन लिए जाते हैं, तब गडकरी ने स्मृति ईरानी का नाम आगे किया। कहा जाता है कि गुजरात के सीएम मोदी निर्मला सीतारमण को राज्यसभा भेजना चाहते थे, लेकिन गडकरी के बात करने पर वो मान जाते हैं और स्मृति ईरानी को गुजरात से राज्यसभा में भेज दिया जाता है। गुजरात से राज्यसभा सांसद बनने के बाद स्मृति ईरानी ने गुजरात में काफी वक्त बिताना शुरू कर दिया। वो कई बार अहमदाबाद जाती हैं और स्थानीय नेताओं से अच्छे संबंध बनाती हैं। स्मृति ने गुजराती भी सीख ली और मोदी के सद्भावना मिशन में भी वो शामिल हो जाती हैं। यहाँ से मोदी और स्मृति के बीच संबंध बेहतर होते रहते हैं।
भाजपा में भी स्मृति का प्रमोशन हो गया और वो पार्टी की प्रवक्ता बन जाती हैं। टीवी डिबेट्स में पार्टी और खासकर मोदी का बचाव करने के लिए अब स्मृति ईरानी दिल और जान से लग जाती हैं। मोदी को भी स्मृति ईरानी की वफादारी पर पूरा भरोसा हो चुका था। साल 2014 का लोकसभा चुनाव आते आते स्मृति ईरानी मोदी के इनर सर्कल में शामिल हो जाती हैं। अब उन्हें मोदी का आदमी कहा जाने लगा। अमित शाह और अरुण जेटली के अलावा वे तीसरी ऐसी नेता थीं जिसके पास मोदी तक सीधे हॉटलाइन थी। ये भी कहा जाता है कि मोदी ने स्मृति को इसलिए भी आगे बढ़ाया ताकि बीजेपी की सबसे बड़ी महिला नेता और ताकतवर नेता सुषमा स्वराज को कमजोर किया जा सके। सुषमा को आडवाणी खेमे का माना जाता था और मोदी स्मृति के रूप में अपनी खुद की सुषमा स्वराज खड़ा करना चाहते थे। साल 2014 में नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए स्मृति ईरानी को अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ मैदान में उतार दिया। इससे पहले बीजेपी आमतौर पर अमेठी में केवल नाम के लिए लड़ती थी, लेकिन मोदी शाह की बीजेपी बिना लड़े किसी भी सीट पर हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। इसीलिए उन्होंने स्मृति ईरानी को राहुल के खिलाफ उतार दिया। मोदी शाह का मानना था कि स्मृति ईरानी राहुल गांधी को कड़ी टक्कर देंगी, जिसके कारण राहुल गांधी देश भर में प्रचार की जगह अमेठी को ज्यादा समय देना पड़ेगा। अमेठी की सीट गांधी परिवार का गढ़ थी और 1980 से यहां से गांधी परिवार लगातार जीतता आ रहा था। खुद राहुल गांधी साल 2004 और 2009 में ये सीट जीतते आ रहे थे। इस बार अमेठी में मुकाबला त्रिकोणीय था। स्मृति और राहुल गांधी के अलावा आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास भी यहां से चुनाव लड़ रहे थे। बड़े प्रेम से गांधी परिवार के घर के चिराग को वोटर ने अपने वोट से रोशन कर दिया, देश में सांसद बनाया। लेकिन राहुल गांधी जी ने सांसद बनने के बाद उसी वोटर के घर में अंधेरा कर दिया। इस चुनाव में राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी और कुमार विश्वास को हरा दिया, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी की जीत के अंतर को बहुत कम कर दिया। साल 2009 में यहाँ राहुल गांधी 370 वोट से जीते थे, वहीं साल 2014 में उनका जीत का अंतर घटकर 10,923 वोट रह गया। वहीं स्मृति को 3 लाख से ज्यादा वोट मिले, जबकि साल 2009 में अमेठी में बीजेपी को केवल 37,570 वोट मिले थे। इसीलिए हार के बावजूद स्मृति के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि थी। इनका मानना था कि उन्हें भले ही हार मिली हो, लेकिन वो सरकार के काफी करीब आ गई, मोदी जी के काफी करीब आ गई और मानव संसाधन मंत्री बना दिया गया, जिसमें देश का एजुकेशन डिपार्टमेंट भी आता था। एक तरह से स्मृति ईरानी देश की शिक्षा मंत्री भी बन जाती हैं और इसलिए मंत्री बनते ही स्मृति ईरानी की खुद की एजुकेशन को लेकर भी कई सवाल खड़े हो गए थे। स्मृति ईरानी ने 2004 के लोकसभा चुनाव में अपने हलफनामे में लिखा था कि उन्होंने 1996 में DU से BA पास किया था, लेकिन 2014 में अमेठी से चुनाव लड़ते वक्त उन्होंने जो हलफनामा दिया था उसमें उन्होंने लिखा था कि उन्होंने DU के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से केवल 1 साल BCom की पढ़ाई की थी। इसके अलावा साल 2014 में स्मृति ईरानी ने येल यूनिवर्सिटी से डिग्री होने का दावा किया था, लेकिन पता चला कि ये कोई डिग्री नहीं थी, बल्कि ये एक सर्टिफिकेट था और उन्होंने साल 2013 में इंडिया येल पार्लियामेंट लीडरशिप प्रोग्राम के तहत येल यूनिवर्सिटी से मात्र 1 हफ्ते का कोर्स किया था। एक तरह से देश की शिक्षा मंत्री केवल 12वीं पास थी, यानी कि उनके पास ग्रेजुएशन की भी डिग्री नहीं थी। जुलाई साल 2016 में स्मृति ईरानी को मानव संसाधन मंत्रालय से हटाकर वस्त्र मंत्रालय जैसा एक कम अहमियत वाला मंत्रालय दे दिया गया, लेकिन इसके अगले ही साल स्मृति को सूचना प्रसारण मंत्रालय सौंप दिया। इधर साल 2019 के लोकसभा चुनाव आ चुके थे और फिर से स्मृति ईरानी ने अमेठी से ही अपना पर्चा भरा और जब साल 2019 में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स आए तो वो चौंकाने वाले थे। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया था। राहुल गांधी को हराने के बाद स्मृति ईरानी का कद काफी ज्यादा बढ़ जाता है और इसके बाद बीजेपी ने दूसरे कार्यकाल में स्मृति ईरानी को वस्त्र मंत्रालय के साथ साथ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी दे दिया। तो दोस्तों, एक तबेले के छोटे से कमरे से लेकर देश की संसद तक का ये सफर आसान बिल्कुल नहीं था। स्मृति ईरानी की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि हालात चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, अगर इंसान में हिम्मत हो तो वो अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। फुटपाथ से शुरू हुआ ये सफर टीवी की चमक तक पहुंचा और फिर राजनीति के सबसे बड़े मंच तक जा पहुंचा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आगे उनकी जिंदगी में और भी बड़े उतार चढ़ाव आगे वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का अगला पार्ट भी जल्दी आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में एक और ऐसी ही जबरदस्त और सच्ची कहानी के साथ।